नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के कुछ प्रमुख मुद्दों पर। सबसे पहला है, पाकिस्तानी नौसेना ने एंटीशिप मिसाइल का एक परीक्षण किया जो कि सफल रहा है। चर्चा में क्यों है? 25 अप्रैल 2020 को पाकिस्तानी नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है। तो इसकी घोषणा वहाँ के नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल अरशीद जावेद ने की थी कि हमने ऐसा किया है। इन मिसाइलों को युद्धपोतों और विमानों द्वारा सफलतापूर्वक समुद्र के तल पर दागा गया। ठीक है, ये रहा टेस्ट रेंज दिखाया गया है जो कि अरब सागर में किया गया। ठीक है, ये काफ़ी दिन से चल रहा है कि पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 से लगातार भारत पर दबाव बनाने और नुकसाने की कोशिश कर रहा है। और जम्मू क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 था उसे हटा दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान ने चाहे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का राग आलापा, यहाँ तक कि जब कोविड-19 को लेकर के सार्क देशों की मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें भी पाकिस्तान ने यहाँ पर भी कश्मीर की बात की थी। कई बार सीज फायर का उल्लंघन भी किया। और अभी हाल ही में एक दुखद समाचार ये है कि 2 दिन में हमारे हंदवाड़ा में आतंकी अटैक में हमारे एक दिन 5 और आज 3 सैनिक हमारे शहीद हो गए। तो ये काफ़ी दुखद है कि इस कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में भी ये सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन भारत ने जिन जिन मंचों पर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, भारत ने आंतरिक मामला कहकर किसी भी देश के हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया कि यह हमारा आंतरिक मामला है और कश्मीर भारत का आंतरिक अंग है और इस पर किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। इवन डोनाल्ड ट्रंप की भी बातों को नकार दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय सैन्य क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना। भारत जो है वो सैन्य क्षेत्र में विश्व स्तर में साल दर साल सैन्य साजो सामान पर खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। काफ़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। सिप्री जो है स्टॉकहोम स्थित एक थिंक टैंक ने वैश्विक सैन्य खर्च मामलों में 2019 में भारत चीन के मध्य बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है, ऐसा बताया है। इसके अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है, जबकि अमेरिका पहले और चाइना दूसरे स्थान पर है। यूएस फर्स्ट है, चाइना सेकंड है और थर्ड पे इंडिया है। ठीक है, विश्व के इतिहास में पहली बार भारत और चीन दुनिया में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले 3 शीर्ष देशों में शामिल हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब शीर्ष 3 देशों की सूची में 2 एशियन देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, चीन का सैन्य खर्च वर्ष 2019 में $261 अरब तक पहुंच गया, जो 2018 की तुलना में 5.1% ज़्यादा है। जबकि भारत ने अपने 6.1% की वृद्धि की, लेकिन अभी भारत बहुत पीछे है चाइना से। कितना? 71.1 अरब US डॉलर, यानी कहाँ हम अभी 71 पे हैं 71.1 और कहाँ 261 अरब US डॉलर। तो बहुत ही ज़्यादा, लगभग 190 अरब का डिफरेंस नज़र आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सूची में रूस चौथे और सऊदी अरब 5वें स्थान पर है। दुनिया भर में सैनिक साजो सामान पर कुल खर्च में इन 5 देशों का ही हिस्सा 62% हो जाता है। मतलब टोटल जितना भी वर्ल्ड में डिफेंस पे खर्चा हो रहा है उसमें सर्वाधिक ये 5 देश ही मिलकर के 62% पूरा खर्च। यहाँ पे देखिए तो 732 अरब, 261 अरब चाइना का, बहुत ज़्यादा है यूएस का डिफेंस बजट। तो इस मामले में अगर आप देखा जाए तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं यूएसए से। इंडिया 71, इसके बाद रशिया 65 और सऊदी अरेबिया 62। ठीक है, 62% ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बाय यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया एंड सऊदी अरेबिया, जो 5 कंट्रीज हैं। 38% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इज बाय यूएसए। यूएसए अकेले 38% करता है। 3.6% स्पाइक फ्रॉम 2018 इन द लार्जेस्ट स्पेंडिंग ग्रोथ सिंस 2010। 2010 से लेकर 2018 तक 3.6% की वृद्धि हुई है। $1917 बिलियन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2019 में 1917 बिलियन US डॉलर का कुल वैश्विक खर्च रहा है, वैश्विक व्यय रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्म्स रेस में वही बातें कही गई हैं कि फर्स्ट पे यहाँ पर यूएसए है, सेकंड रैंक चाइना की है सेकंड नंबर पे, थर्ड इंडिया आता है,
4th पे रसिया है, 5th पे सऊदी अरेबिया है, 6 पे फ्रांस आता है, 7 पे जर्मनी है, 8 पे यूके है और 9 जापान और 10 साउथ कोरिया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा टॉप 15 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अगर किसी देश ने दिखाई है अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में तो वो रहा है जर्मनी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने की। नेक्स्ट है 3 सप्ताह में शुरू कर सकती है कोविड-19 के टीके का उत्पादन। क्या ऐसा संभव है? तो वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको सीरम लिख सकते हैं, सेरम की जगह सीरम। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है 26 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में राहत पहुंचाने वाली एक खबर साझा की है। उसने कहा है कि यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसे साइरस पूनावाला ग्रुप का है इंस्टीट्यूट, पुणे में स्थित है। कंपनी ने कहा है कि उसकी योजना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन 2 से 3 सप्ताह में शुरू करने की है। तो क्या यह मार्केट में 2-3 सप्ताह में आ जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2-3 सप्ताह में मार्केट में नहीं आने वाला है। इसका उत्पादन शुरू होगा, उत्पादन के बाद इसको क्लियरेंस मिलना बाकी है और अगर इसका मानव पर परीक्षण सफल रहा तो ये अक्टूबर तक बाजार में आ सकती है। कब तक? अक्टूबर तक। तो अभी बहुत टाइम है अक्टूबर तक। उससे पहले सेफ्टी मेजर्स को अपनाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन और साथ में सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम सबको एक दूसरे के साथ थोड़ा सा सहूलियत के साथ पेश आना होगा ताकि सरकार को और हमें दोनों को परेशानी ना हो। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन 7 वैश्विक कंपनियों में शामिल है जिसके साथ ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन उत्पादन हेतु साझेदारी की है। ठीक है, इससे पहले भी यह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इसने पहले भी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो सीईओ हैं वो हैं आधार पूनावाला, इंपॉर्टेंट नाम है इनका। पूनावाला ग्रुप के इस समय चेयरमैन है। कहा कि हमारी टीम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ के डॉक्टर हिल के साथ मिलकर काम कर रही है इस पर। ये है आधार पूनावाला जी। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन पे काम चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले भी मलेरिया वैक्सीन प्रोजेक्ट पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रही है। तो आपको ये जरूरी याद रखना है कि कौन सी इंस्टीट्यूट जो है वो काम कर रही है और इसका नाम याद रखना है, कहाँ पे इसका लोकेशन स्थित है और सीईओ कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WTI क्रूड ऑयल बेंचमार्क, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इस बार क्यों न्यूज़ में रही, चर्चा में क्यों है? तो 20 अप्रैल को WTI क्रूड ऑयल की कीमतें मई महीने के वायदा कारोबार के लिए -$40, ये -$40 की बात हो रही है, प्रति बैरल पर चली गई। मतलब क्या है? माइनस जाना, अर्थात क्रूड ऑयल विक्रेता ही प्रत्येक बैरल की खरीद पर खरीदार को $40 का भुगतान करेगा। मतलब ये है कि विक्रेता आप खुद देगा पैसे कि आप मेरे यहाँ से खरीदिए, इतना। तो क्या है ये बेंचमार्क? ये क्रूड ऑयल्स कुछ ऐसा दिखते हैं, एक लिक्विड, डार्क लिक्विड है। कारण क्या है? कुशिंग और ओक्लाहोमा, ये 2 प्लेसेस हैं, 2 स्थान हैं यूएसए में और वहाँ पे स्टोर होते हैं ऑयल्स। तो उसकी बात हो रही है। मैं अब और ज़्यादा क्रूड ऑयल को भरने की खाली जगह नहीं है और कोरोना के कारण मई माह में कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए हैं। ठीक है, तो जो उत्पादन चल रहा था, एक अनुमान था कि हमारा सेल्स जारी रहेगा, लेकिन उस हिसाब से सेल हुआ नहीं और कई देशों में लॉकडाउन की वजह से और इसकी डिमांड खत्म हो जाने की वजह से तो उत्पादन तो हो रहा है, उसको स्टोर ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको सेल करने की बात चल रही है। ठीक है, जून माह में WTI क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि उनके लिए तेल उत्पादकों का ऑर्डर मिल चुका है। जून में ऑर्डर फिर मिल चुका है, तो जून से फिर सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। जानने की ज़रूरत यह है कि WTI क्रूड ऑयल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल क्या है? पहले क्रूड ऑयल दुनिया भर में सभी प्रकार की उत्पादन गतिविधियों को चालू रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। जितने भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कुछ क्रूड ऑयल के माध्यम से हो रही हैं। ऊर्जा की ज़रूरतें हर जगह हैं। दुनिया भर में रोज़ लगभग 924 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खपत होती है। केवल भारत में रोज़ाना करीब 35 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है, जिसका 83% आयात किया जाता है। ठीक है, जो भारत में 35 लाख बैरल की ज़रूरतें हैं उनका 83% जो है वो इम्पोर्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि क्रूड ऑयल, थोड़ा सा ये भी, भारत जिस कच्चे तेल का आयात करता है वो WTI क्रूड ऑयल नहीं बल्कि क्या है? ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो 2 तरह के क्रूड ऑयल हमें देखने को मिलते हैं, एक है ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स जो हैं और दूसरा है WTI।
क्योंकि भारत कहाँ से करता है, मुख्यतः खाड़ी देशों से करता है। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। आगे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, WTI क्रूड ऑयल में और ब्रेंट क्रूड ऑयल में। तो सबसे पहले देखते हैं, क्रूड ऑयल का इतिहास 30 करोड़ साल पुराना है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अपरिष्कृत यानी संश्लेषित नहीं होते हैं ये तेल क्रूड ऑयल कहलाते हैं। क्रूड ऑयल काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। इसे डार्क हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, जो विश्व की ज़मीन और समुद्र के अंदर पाया जाता है। यहीं से डिफरेंस क्लियर होता है, ज़मीन और समुद्र के अंदर। क्रूड ऑयल को बाहर निकालने के बाद मशीनों द्वारा परिष्कृत किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, लुब्रिकेंट्स और वैसलीन आदि प्राप्त होता है। क्रूड ऑयल को बैरल में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। ठीक है, 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। ठीक, ऑयल बेंचमार्क क्या है? दुनिया में मुख्य रूप से 2 तरह के क्रूड ऑयल निकाले जाते हैं, एक ज़मीन से और दूसरा समुद्र से। ऐसा भी होता है कि हर क्षेत्र से निकालने वाले क्रूड ऑयल की क्वालिटी अलग अलग हो, कुछ में सल्फर ज़्यादा हो और कुछ ज्वलनशील ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा तेल का व्यापारी यह भी अनुमान लगाता है कि किस क्षेत्र से तेल का आयात करने में आसानी होगा और उसे सस्ता मिलेगा। तो ये भी जरूरी है। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदने आते हैं या सब्जी खरीदने गए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग मंडी से ज़्यादा या किसी ऐसी दुकान से खरीदा जाए जहाँ से हमें थोड़ी सस्ती मिले। तो इन सारी चीज़ों का अनुमान, साथ ही हमारे घर के नज़दीक भी होना चाहिए। तो ये सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद में क्रूड ऑयल भी परचेज किया जाता है। ठीक है, जो तेल समुद्र से निकालते हैं उससे शिप के माध्यम से आसानी से बेचा जा सकता है, जबकि जो ज़मीन से निकालता है जैसे USA में, उसे पाइपलाइन, ट्रेनों या ट्रकों की मदद से भेजा जाता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है, अगर हम ज़मीन पे तेल निकलता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा होती है, जबकि समुद्र से निकाले गए ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम होती है। इस प्रकार तेल की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। आज को ध्यान में रखकर तेल का बेंचमार्क प्राइस तय किया था। यही है बेंचमार्क। तो 2 तरह के बेंचमार्क हम लोगों ने बात की, एक WTI और दूसरा ब्रेंट। तो ये 2 बेंचमार्क कैसे निर्धारित होंगे? एक तो तेल की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कितना पड़ेगा, इन्हीं के आधार पर बेंचमार्क प्राइस निर्धारित की गई थी। जिसे आयातक व्यक्ति या देश तेल खरीदने से पहले इन्हीं बेंचमार्क के आधार पर तय करता है कि आयात कहाँ से करना है। ठीक, दुनिया भर में मुख्यतः 3 क्रूड ऑयल बेंचमार्क हैं। नंबर 1 है ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क, नंबर 2 है WTI यानी ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बेंचमार्क, एंड थर्ड है दुबई ओमान बेंचमार्क। ये जो दुबई ओमान बेंचमार्क है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क का ही एक सब डिवीज़न है, उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप मेनली 2 ही पढ़ते हैं, तीसरा हम लोग सिर्फ क्षेत्र के अनुसार कर देते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क जो है, ये तेल नॉर्थ सी, जो कि आपको नॉर्वे और ब्रिटेन के UK के मध्य में मिल जाएगा, से निकाला जाता है। इस तेल में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, इससे अच्छा डीजल बनाया जाता है। दुनिया के 2/3 क्रूड कॉन्ट्रैक्ट इस बेंचमार्क में तय किए जाते हैं, मतलब सर्वाधिक इसी का सेल होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल का। WTI बेंचमार्क क्या है? ये तेल USA से निकाला जाता है, इसे पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में इस तेल को स्टोर किया जाता है, जो आजकल फुल है। मैंने कहा ना कि आजकल WTI बेंचमार्क को सेल करने के लिए -$40 का अलग से पैसा देती है, अलग से पेमेंट देती है आयातक कंपनियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WTI बेंचमार्क वाले क्रूड ऑयल का प्रयोग कम सल्फर वाली गैसोलीन, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, और कम सल्फर वाला डीजल बनाने में किया जाता है। इसकी API ग्रेविटी कम होने के कारण यह हल्का होता है और सल्फर कम होने के कारण मीठा होता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, API ग्रेविटी इसकी कम होती है और दूसरा इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि API ग्रेविटी है क्या? तो देख लेते हैं API ग्रेविटी क्या है। API ग्रेविटी, इसका फुल फॉर्म है द अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी और API ग्रेविटी। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हैवी अ लाइट अ पेट्रोलियम लिक्विड इज कंपेयर टू वाटर। इफ API ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 10 इट्स हैवियर एंड सिंक्स। मतलब ये वो ग्रेविटी है जो कि किसी भी लिक्विड को वाटर से कंपेयर करके तुलना करती है कि क्या ये हैवी है वाटर से या फिर लाइट वेटेड है। अगर इसकी API ग्रेविटी जो है वो 10 से ज़्यादा हो तो उसे हैवियर बताया जाता है, हैवी बताया जाता है। इट मीन्स API ग्रेविटी एक्सप्रेस द ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ क्रूड ऑयल एंड लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेस करती है? डेंसिटी और ग्रेविटी को। तीसरा है दुबई और ओमान बेंचमार्क। तो 2 हो गए, पहला एक था
ब्रेंट बेंचमार्क, दूसरा WTI और तीसरा दुबई और ओमान। यह मुख्यतः अरब देशों से निकालने वाले कच्चे तेलों के लिए प्रयोग किया जाने वाला बेंचमार्क है। इस बेंचमार्क का संबंध काफ़ी हद तक ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क से है। ठीक है, तो सेम है, मैंने कहा था कि सब डिवीज़न है ब्रेंट क्रूड ऑयल का ही। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि क्या है इन दोनों के बीच वर्सेस क्या चल रहा है, डिफरेंस इन ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI बेंचमार्क। तो क्या डिफरेंस है, ब्रेंट क्रूड ऑयल जहाँ नॉर्थ सी से निकाला जाता है, वहीं WTI बेंचमार्क कहाँ से, USA से। ब्रेंट क्रूड ऑयल ओपेक द्वारा उपयोग किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क है, जबकि WTI बेंचमार्क USA की कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। थर्ड है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का वायदा कारोबार मुख्यतः कहाँ होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज यानी ICE लंदन में, जबकि WTI न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी NYMEX में किया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में 2/3 क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क में तय किए जाते हैं, जबकि WTI का व्यापार मुख्यतः अमेरिका में ही किया जाता है। तो ज़्यादातर क्षेत्र कहाँ पे, ब्रेंट क्रूड ऑयल में। अरब देशों में भी जो चल रहा है ओमान एंड दुबई बेंचमार्क, वो भी ब्रेंट का ही सब डिवीजन है, इसलिए 2/3 उसके अंतर्गत भी आता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की शिपिंग कॉस्ट कम है क्योंकि ये समुद्र में पैदा होते हैं, जबकि WTI कहते हैं क्योंकि WTI पाइपलाइन की मदद से कुशिंग, ओक्लाहोमा जैसी जगहों पर स्टोर कर दिया जाता है और वहीं से व्यापारियों को आयात करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक ब्लूमबर्ग को 20 अप्रैल 2020 का एक चार्ट है जहाँ पे ये दिखाया गया है कि लगभग -$25 के आसपास आ रहा है। आगे अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाएं तो यहाँ पे देखते हैं लगभग $40 ये मई तक पहुँच गया है। तो ये थोड़ा मई में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक इसमें कमी आई है, सस्ता हो गया है ऑयल। लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल है क्योंकि इंडिया इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। चाइना इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा ले रहा है पेट्रोलियम इंपोर्ट करके, तो इंडिया इसके लिए पहले से तैयार नहीं था और इकनॉमी हमारी इतनी अच्छी कंडीशन में है नहीं कि हम इमीडिएट कोई एक्शन ले सकें, इतनी दूरी से अमेरिका से हम इंपोर्ट कर सकें ऑयल को। तो ये सुविधाएं हमारे लिए थोड़ी सी आसान नहीं हो पा रही हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि इंडिया के पास स्टोरेज कैपेसिटी भी थोड़ी कम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पर। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें और आगे वीडियोस बनाने में आपके इस मोटिवेशन की मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।